नमस्ते प्रिय छात्र छात्राओं। आज हम कक्षा 11 रसायन विज्ञान के अध्याय संख्या 12 के टॉपिक कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में मूलभूत संकल्पनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि एक कार्बनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो परिभाषा देखते हैं। किसी कार्बनिक अभिक्रिया में कार्बनिक अणु किसी उचित अभिकर्मक से क्रिया करके पहले एक या अधिक मध्यवर्ती और अंत में एक या अधिक उत्पाद देता है। कार्बनिक अणु, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे हाथ के बाईं ओर क्रियाधार या क्रियाकारक लिखे जाते हैं और यह तीर का निशान अभिक्रिया की दिशा को बताता है और साथ ही इसके ऊपर लिखा हुआ है आक्रमणकारी अभिकर्मक, यानी ये कार्बनिक अणु इस आक्रमणकारी अभिकर्मक से क्रिया करके मध्यवर्ती बनाता है या उप उत्पाद बनाता है और वह फिर आगे उत्पाद का निर्माण करता है। तो अब देखिए, इस आबंध में कार्बन की आपूर्ति करने वाला अभिक्रियक क्रियाधार और दूसरा अभिक्रियक अभिकर्मक कहलाता है। देखिए, ये हो गया क्रियाधार यानी क्रियाकारक हो गया क्रियाधार, और यह जो आक्रमण करता है वह कहलाता है अभिकर्मक। आगे देखेंगे इसको। चलिए अब देखते हैं, परिभाषा देखते हैं। अभिक्रिया की क्रियाविधि। अभिक्रिया की क्रियाविधि से तात्पर्य है हमारा कि किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का संचलन, आबंध का विदलन और आबंध निर्माण के समय की ऑर्जी की तथा उत्पाद बनने के समय की विस्तृत जानकारी और क्रमबद्ध अध्ययन उस अभिक्रिया की क्रियाविधि कहलाता है। समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये ए है, यस ब्रश ले लेते हैं। ये ए पदार्थ है और ये बी पदार्थ है। ये आपस में क्रिया करते हैं किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में जेड, और यह सी प्लस डी का निर्माण करते हैं। यानी ये हो गया आपकी क्रियाकारक, ये हो गया आपका अभिकर्मक और यह हो गया आपका उत्पाद। जैसा कि हमने पढ़ाया कि अभिकर्मक क्या करता है। अभिकर्मक ए और बी को निकट लाता है, या तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो या इलेक्ट्रॉन पृथक होंगे। तो ये पूरी जो क्रियाविधि है जिसके तहत क्रियाधार से अभिकर्मक की उपस्थिति में उत्पाद का निर्माण होता है वह कहलाता है अभिक्रिया की क्रियाविधि। यानी किसी भी अभिक्रिया में जब क्रियाकारक से उत्पाद का निर्माण होता है तो इलेक्ट्रॉनों का संचलन होगा, आबंध का विदलन होगा और आबंध का निर्माण होगा। तो इस बनने की पूरी जानकारी जो हमें प्राप्त होती है इसे कहते हैं अभिक्रिया की क्रियाविधि। अब देखिए आगे चलते हैं। सहसंयोजक आबंध का विदलन। सहसंयोजक आबंध का विदलन। सहसंयोजक आबंध को समझते हैं। यस, सहसंयोजक आबंध से तात्पर्य है हमारा कि जिसमें जैसे CH3, एक उदाहरण लेते हैं, Br, हम जानते हैं कि कार्बन हमेशा अन्य तत्वों के साथ मिलकर के सहसंयोजक बंध बनाता है। तो कार्बन और Br के बीच में, Br हेलोजन है, तो ये जो बंध है वह बंध सहसंयोजक बंध है, क्योंकि इसमें कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा है और Br ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा है। यह बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है। ठीक है,
इन दोनों के बीच में, कार्बन और Br के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा है। ठीक, इस प्रकार से, यानी एक इलेक्ट्रॉन तो इसका है और Br का एक इलेक्ट्रॉन है, परंतु इसमें इसकी विद्युत ऋणता अधिक है, अतः इस सहसंयोजक बंध में आयनिक लक्षण उत्पन्न होते हैं। जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा है, जब भी हैलोजन अन्य किसी तत्व के साथ क्रिया करेगा तो वह बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो हमने ये देखा कि सी और Br में सहसंयोजक बंध है, लेकिन इसमें Br की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण यह साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यस, देखते हैं आगे। यानी सहसंयोजक आबंध का विदलन, यानी ये बंध किस प्रकार से ब्रेक होगा। अब देखो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन Br का है। अब इसमें विदलन अलग अलग तरह से होगा। एक स्थिति ऐसी होगी कि ये Br इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर के चला जाएगा, तो इस कार्बन पर धनावेश आ जाएगा और इस Br पर ऋणावेश आ जाएगा। ठीक है, दूसरी स्थिति में क्या होगा कि ये कार्बन है, उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और ये Br के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो इस स्थिति में यह मूलक बनेगा। ठीक है, ये भी मूलक बनेगा, ये भी मूलक बनेगा। ठीक, आगे देखते हैं। यस, तो सहसंयोजक आबंध का विदलन दो प्रकार से होता है। पहला है विषम अपघटनी विदलन। विषम अपघटनी विदलन की परिभाषा देखते हैं। इस विदलन में विदलित होने वाले आबंध के दोनों इलेक्ट्रॉन उनमें से किसी एक परमाणु पर चले जाते हैं। देखते हैं। यस, एक उदाहरण लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इसी का एक उदाहरण हो गया हमारा, यस, ये उदाहरण हो गया हमारा CH3 Br। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये कार्बन और ये Br आपस में सहसंयोजक बंध से बंधित है। कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा है और Br ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा है। अब यहां पर विदलन होता है, तो अब देखो इसके साथ ये तीनों जगह पर हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, ये और यस, इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, यानी हाइड्रोजन यहाँ भी है। यस, यानी एक कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा, हाइड्रोजन ने यहाँ, इस हाइड्रोजन ने यहाँ रखा, इस कार्बन ने यहाँ रखा, इस हाइड्रोजन ने यहाँ रखा, इस कार्बन ने यहाँ रखा, यानी 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन। अभी कार्बन पर यहाँ 6 है और 7, यानी ये कार्बन ने अपना चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा, Br ने यहाँ रखा, यानी कुल मिलाकर के अभी कार्बन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि इसमें विषमांश विदलन में, यानी एक तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन और एक Br का इलेक्ट्रॉन लेकर के Br चला जाता है। ठीक है, तो इस कार्बन पर अब इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 2 4 और 6। इस कार्बन पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ठीक है, और इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उस पर धनावेश आ जाता है और इस Br में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इस पर ऋणावेश आता है। समझ में आया? तो यहां हमने देखा कि किस प्रकार से विषम अपघटनी विदलन में विदलित होने वाले आबंध के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु पर चले जाते हैं। उदाहरण देखिए, ये रहा CH3Br, यस, CH3Br, और ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन थे वो चले गए Br के पास और कार्बन पर धनावेश आ गया और Br पर ऋणावेश आ गया। तो इस कार्बन को जिस पर धनावेश होता है उसको बोलते हैं कार्बोनियम आयन। समझ में आ गया? यानी कार्बोनियम आयन में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। ठीक है, मेथिल धनायन कहते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए, यानी CH3, हम देखते हैं कौन कौन से धनायन होंगे। एक तो होगा आपका CH3। देखो CH3 जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आता है तो इस कार्बन पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक हो जाएगा आपका CH3
एथिल धनायन CH2 और ये प्लस हो जाए। ठीक, आगे देखते हैं। यानी इसके उदाहरण हो गए, एक तो हो गया आपका मेथिल धनायन, एक हो गया आपका एथिल धनायन, ये रहा एथिल धनायन, लिख लेना। तीसरा हो गया आइसोप्रोपिल धनायन, यानी इस प्रकार से। और चौथा हो गया ब्यूटिल धनायन CH3 होल थ्राइस C+। तो ये आपकी विषम अपघटनी विदलन से बनने वाली संरचना है। अब देखिए, हम देखते हैं इसके स्थायित्व का क्रम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्बोधनायन कहते हैं, कार्बोनियम कहते हैं, है ना। तो इसके जो स्थायित्व का क्रम है, देखिए वो समझने का प्रयास करते हैं। ये मेथिल धनायन से एथिल धनायन अधिक स्थायी होता है, एथिल से प्रोपिल और प्रोपिल से ब्यूटिल। इसको राइट डाउन कर लें। तो अभी हमने देखा विषम अपघटनी विदलन, उसमें देखा कि कार्बो धनायन बनता है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसके स्थायित्व का क्रम देखा तो सबसे कम होता है मेथिल, मेथिल से अधिक स्थायी होता है एथिल, एथिल से प्रोपिल, प्रोपिल से ब्यूटिल। इसे राइट डाउन कर लें। अब दूसरा पॉइंट, धनावेशित कार्बन में संकरण अवस्था sp2 होती है। हम जानते हैं एक कार्बन का, यानी एक s कक्षक और दो p कक्षक आपस में मिलकर के sp2 संकरण बनाते हैं, और यह कार्बन के 3 sp2 संकरित कक्षक हाइड्रोजन के परमाणु के साथ अतिव्यापन करते हैं और यह संरचना बनती है। तो अब देखिए क्या हो रहा है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये तीन आपके बने, और ये कार्बन का जो चौथा कक्षक है ना, वह रिक्त है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। ठीक है, अब क्या होगा कि विषम अपघटनी विचलन से ऐसी स्पीशीज बनती है जिसमें कार्बन को सहभागी इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त होता है, यानी कार्बन ऐसे अभिकर्मक के साथ क्रिया करेगा जो इसको इलेक्ट्रॉन देता है। इसमें कमी है, CH3 में प्लस है, देखो। यानी अब हमारा ये जो कार्बन बना, समझते हैं, अब हमारा ये जो कार्बन बना CH3, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यह उन अभिकर्मकों के साथ क्रिया करेगा जो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देते हैं। ठीक है, तो यह इलेक्ट्रॉन ग्राही कहलाता है। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो ग्राही, और जो इलेक्ट्रॉन देगा वो कहलाएगा दाता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हमने देखा कि विषम अपघटनी विदलन में ऐसी स्पीशीज बनती है जिसमें कार्बन को सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त होता है। अब आगे चलते हैं। इस विषम अपघटन में अगर क्या होगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पर चले जाएं, देखो विषम अपघटन में पहली स्थिति हमने देखी कि उस पहली स्थिति में ये C था, CH3, और ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, और ये आपका जैसे X है उसका एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहले वाले में हमने देखा कि ये जो अभिकर्मक है वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, लेकिन इस अभिक्रिया में क्या होता है कि अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पर आ जाते हैं। किस पर आ जाते हैं? कार्बन पर। ये देखिए CH3 और माइनस, और इसमें एक तो इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक इसका। ठीक है, तो अब ये कार्बन के ऊपर इस प्रकार से आपने देखा, तो दो तिया 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन थे ये, और 2 8। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। और ये जो आपका X निकला उस पर धनावेश आ जाता है क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन कार्बन लेकर के चला गया। यस, ऐसी स्पीशीज जिसमें कार्बन पर ऋणावेश होता है कार्ब ऋणायन कहलाती है। अब देखो ये स्थिति हमने देखी। यस, CH3 और Z, यहाँ Z शो कर रखा है, ये
सहसंयोजक बंध था, इसके इलेक्ट्रॉन कार्बन पर चले गए और कार्बन पर ऋणावेश आ गया और ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का था और एक जेड का, जेड पर प्लस आ गया। तो ये अगर दो संभावनाएं होती है विषम अपघटन में, पहली संभावना कार्बन का इलेक्ट्रॉन कोई और लेके चला जाता है और दूसरी संभावना कार्बन दूसरे अभिकर्मक के इलेक्ट्रॉन लेकर के आ जाता है। तो अगर कार्बन के इलेक्ट्रॉन को कोई अन्य ले जाता है तो कार्ब धनायन बनता है और कार्बन यदि किसी अन्य के इलेक्ट्रॉन उस पर आ जाते हैं तो कार्ब ऋणायन बनता है। अब कार्ब ऋणायन जो होता है उसमें sp3 संकरण पाया जाता है और इसकी आकृति विकृत चतुष्फलकीय होती है। देखो ये आकृति हमने पूर्व में भी बनाई है कि यही हमारा जो कार्बन है, देखो कैसे बनाई। ये कार्बन हो गया आपका और ये आपका एक ऊपर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, यानी ये कार्बन। और इस तरह से यह जो संरचना बनती है वह संरचना विकृत चतुष्फलकीय कहलाती है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये देखिए, यानी आपका जो मेथिल कार्ब ऋणायन बना, देखो मेथिल कार्ब धनायन बना था उसमें यह आकृति थी CH3 प्लस, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन CH3 माइनस उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो, एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का, 2 4 6 और 2 8, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हुए 8। तो मेथिल धनायन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि मेथिल कार्ब ऋणायन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह अस्थायी होता है और क्रियाशील स्पीसीज है और जिसमें विषमांश विदलन होता है अथवा विषम ध्रुवीय अथवा ध्रुवीय अभिक्रिया कहलाती है। तो आज हमने सहसंयोजक आबंध का विदलन देखा। उस विदलन में हमने सबसे पहला देखा विषम अपघटनी विदलन। विषम अपघटनी विदलन में दो प्रकार से हो सकता है, कार्बन पर धनावेश आ सकता है, कार्बन पर ऋणावेश आता है। कार्बन के इलेक्ट्रॉन को कोई अन्य ले जाए तो धनावेश आएगा और इस कार्बन पर धनावेशित कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और यदि कार्बन पर अन्य का इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो कार्ब ऋणायन बनेगा और कार्ब ऋणायन बनने पर अब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्ब धनायन में 6 होते हैं जबकि कार्ब ऋणायन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्ब धनायन में sp2 संकरण होता है जबकि कार्ब ऋणायन में sp3 संकरण होता है। तो एक क्वेश्चन आपको नोट करना है कि कार्ब धनायन और कार्ब ऋणायन में अंतर स्पष्ट करो, इनके डायग्राम भी आपको बना दें। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा विदलन है समापघटनी विदलन। समापघटनी विदलन में क्या होगा कि सहभाजित युग्म का एक एक इलेक्ट्रॉन उन दोनों परमाणु पर चला जाता है जो अभिकारक में आबंधित होते हैं। समझते हैं हम किस प्रकार से? यस, अब देखिए क्या होता है कि जैसे आपका ये था C, इधर H3 और उसके साथ ये Z था। ठीक है, तो एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन और एक जेड का इलेक्ट्रॉन। अब जब क्या होता है कि किसी कारण से यह अभिक्रिया होती है तो ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर चला जाता है, ये CH3 और यह जेड भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं समापघटनी विदलन। देखिए क्या हुआ, RX यानी आपका एक हेलो एल्केन है और ताप और प्रकाश की उपस्थिति में ये दोनों बंध यानी इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो जाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन R पर चला जाता है, दूसरा X पर चला जाता है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि यह कहलाता है मूलक। क्या कहलाता है? मूलक। मूलक का मतलब होता है एल्किल मुक्त मूलकों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में वर्गीकृत किया जाता है। समझ लेंगे हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्या है, हमने बताया था, पूर्व में भी अध्ययन किया है हमने। अब समझ में आया है कि समापघटनी विदलन में क्या होगा कि साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों तत्वों पर बराबर चले जाते हैं और ये बनेगा, इसको कहते हैं मूलक। क्या कहलाते हैं? मूलक कहते हैं। ठीक है, मूलक कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमने देखा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक का मतलब हमने बताया था जैसे आपका ये CH3 है और ये CH2 है, इस पर है तो ये कहलाएगा प्राथमिक।
अब ये कार्बन है, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, यानी दूसरे नंबर पे कार्बन पर जब आता है, ठीक है, ये आपका आगे हाइड्रोजन सेट कर देना, CH3 CH2, ठीक है, ये तो द्वितीयक हो गया। और तृतीयक में क्या होगा, यानी ऐसा कार्बन जो तीन और से अन्य कार्बन से जुड़ा होता है। ये देखो एक कार्बन है, ये दो और तीन, तो यहाँ पर इस कार्बन पर अगर आपका इलेक्ट्रॉन आता है तो वो कहलाता है तृतीय। ठीक, आगे देखते हैं। अब इसके स्थायित्व का क्रम देखते हैं। यस, तो देखिए प्राथमिक यानी प्राथमिक से अधिक द्वितीय, द्वितीयक और द्वितीयक से अधिक तृतीयक, है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कंटेंट आप उतार लें कि हमने देखा कि सहसंयोजक बंध का विदलन होता है तो उसमें दो प्रकार से क्रियाविधि होती है। पहली क्रियाविधि हमने देखी विषम अपघटनी विदलन, जिसमें साझे के इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु पर जाते हैं, जबकि समापघटनी में क्या होता है कि साझे के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु पर डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है और यह आपके आगे की कक्षाओं में बहुत ही उपयोगी है, इसीलिए इस टॉपिक को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज हमने विदलन और उसके प्रकार के बारे में अध्ययन किया। मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक इसका उपयोग करें, जिससे मुझे प्रतिदिन और अधिक नए टॉपिक लेकर के आपके आगे आने की इच्छा हो। धन्यवाद।